हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति भाग 2 के पाठ समकालीन दक्षिण एशिया को, जिसमें हमने पहले पाठ के सार के बारे में तथा कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। इसका उत्तर होगा जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के शासन में सैनिक हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरवाद, धर्मगुरु, आतंकवाद तथा बड़े ज़मींदारों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं। पाकिस्तान में वास्तव में सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में अनेक रुकावटें पैदा कर दी हैं, जिसके कारण उसके लोकतंत्रीकरण में कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो भारत के साथ भी तनावपूर्ण रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में धार्मिक कट्टरवाद, आतंकवाद, सैनिक हस्तक्षेप इत्यादि प्रमुख कारण हैं। दूसरा प्रश्न है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। इसका उत्तर होगा जैसे हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में भी नेपाल के बारे में पढ़ चुके हैं कि तीसरी लहर के देश नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है, जहाँ पर हिंदू शासन काफ़ी समय से मौजूद रहा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी समय तक राजतंत्र रहा, जिसमें सभी शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित थी। इसमें राजा ज्ञानेंद्र इत्यादि का नाम लिया जा सकता है तथा वहाँ पर लोगों के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयत्न किया गया। 1990 में वहाँ के राजा ने जनता के दबाव के कारण देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू करने की बात को स्वीकार किया था और वहाँ पर शासन प्रणाली लागू भी हुई थी, परंतु देश में अनेक पार्टियों के मौजूद होने के कारण मिश्रित सरकारों का निर्माण हुआ जो अधिक समय तक नहीं चल पाई, जिसके कारण अस्थिरता फैल गई और 2002 में राजा ने मंत्रिमंडल तथा संसद को भंग करके शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और अपनी इच्छा से मंत्रियों को नियुक्त किया और शासन चलाना आरंभ कर दिया। 2006 में दोबारा से फिर प्रदर्शन हुए, जिसमें माओवादी जो चीनी विचारक माओ के समर्थक थे तथा सभी राजनीतिक दलों में, जिनमें प्रमुख रूप से SPA 7 पार्टी अलायंस सबदलीय गठबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहाँ पर 26 अप्रैल 2006 को राजा ने संसद को बहाल किया और वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ। इस प्रकार नेपाल में नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने 28 मई 2008 को नेपाल में एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्रीय गणराज्य बनाने की घोषणा की। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की प्रमुख भूमिका है। इस प्रश्न को भी हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका के अंदर तमिल सिंहली जातियाँ जो है प्रमुखता रहती हैं, जिनमें सिंहली जाति जो है वो बहुसंख्यक है और तमिल जाति जो है वो अल्पसंख्यक है। सिंहली जाति के द्वारा तमिल जाति के लोगों को वहाँ पर दबाया गया, जिसके कारण वहाँ पर उनमें परस्पर विरोध पैदा हो गए थे तथा इसके लिए संघर्ष भी हुए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष 1948 में श्रीलंका जब आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक लोकतंत्र वहाँ पर कायम है, परंतु श्रीलंका में इन वर्षों में एक बड़ी जो कठिन चुनौती है जिसका सामना उनको करना पड़ रहा है, वो न तो सेना से संबंधित है न राजतंत्र से, बल्कि वहाँ सिंहली और तमिल जो जातियों के बीच संघर्ष है वही इसका प्रमुख कारण है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे जो व्यवहार सिंहली का है, इसमें एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था वहाँ पर और 1983 में गठित तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम अर्थात श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग की है और देश के उत्तरी पूर्वी भाग पर तमिल लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका में संघर्ष तथा हिंसा की स्थिति अभी बनी हुई है और इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इस प्रकार हमने समकालीन दक्षिण एशिया के अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ा।